नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारा घर ही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है। हमें लगता है कि चार दीवारों के भीतर हम हर खतरे से दूर हैं। बाहर चाहे कैसी भी आंधी तूफान क्यों ना हो, घर के अंदर हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वही खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही घर के भीतर जन्म ले ले, हमारे बेहद करीब सांस लेने लगे, तब क्या होगा? आज की यह कहानी आपको यही सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी-कभी सबसे खतरनाक तूफान दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही पलता है। यह कहानी छत्तीसगढ़ की है। इस कहानी की जड़ें रायपुर से कुछ दूरी पर बसे एक पुराने और शांत इलाके अमलेश्वर से जुड़ी हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र एक महिला हैं, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने की गुजारिश की है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम इस कहानी में उनका नाम सावित्री वर्मा रख रहे हैं। जब सावित्री ने हमसे संपर्क किया, तो उनकी आवाज में अजीब सा सन्नाटा था। शब्द जैसे भारी हो चुके हों। उनके बोलने के तरीके से साफ लग रहा था कि वह बीते हुए समय के किसी बेहद गहरे जख्म को फिर से कुरेद रही हैं। उन्होंने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैंने यह सब अपने दिल में सालों दबा कर रखा, किसी से कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब लगता है अगर यह सब बाहर न निकाला तो यह बोझ मुझे अंदर से तोड़ देगा। सावित्री के पति महेश वर्मा ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल बाहर के शहरों में काम करते हुए गुजार दिए थे। कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, तो कभी बेंगलुरु। उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने घर से दूर बिताया। जब वह आखिरकार वापस छत्तीसगढ़ लौटे तो घर वहीं था, लेकिन घर बसाने वाले उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब अमलेश्वर के बाहरी हिस्से में बनी उस 2 बीघा जमीन पर फैली पुरानी हवेली में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, महेश और उनकी पत्नी सावित्री। वह हवेली किसी जमाने में इलाके की शान हुआ करती थी। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का गेट, चौड़ा आंगन और बड़े बड़े कमरे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम के लिए नौकर थे, देखभाल के लिए लोग थे और सुरक्षा के लिए मुख्य गेट पर हथियारबंद गार्ड तैनात रहते थे, जो 12-12 घंटे की ड्यूटी में बदलते रहते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, जैसे इस घर तक कोई खतरा पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सूरज ढल चुका था। दिन भर की चहल पहल के बाद सभी नौकर अपने अपने घर जा चुके थे। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा पसर चुका था। सावित्री को उस दिन बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस हो रही थी। उनका मन बार बार अनजाने डर से भर रहा था। तभी अचानक मुख्य गेट की तरफ से हलचल हुई। अगले ही पल एक तेज आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। इससे पहले कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड कुछ समझ पाता, 5 नकाबपोश लोग उस पर टूट पड़े। हथियारों के दम पर उसे काबू में कर लिया गया। न वह शोर मचा सका और न ही किसी को चेतावनी दे पाया। उसे रस्सियों से बांधकर एक कोने में डाल दिया गया। अब हवेली का रास्ता पूरी तरह साफ था। कुछ ही सेकंड बाद हवेली का भारी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। लकड़ी के चटकने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अंदर बैठे महेश और सावित्री बुरी तरह सिहर उठे। सावित्री का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से महेश की बांह पकड़ ली और घबराई हुई आवाज में पूछा, ये कैसी आवाज थी? बाहर कौन है? लेकिन जवाब देने से पहले ही 5 नकाबपोश उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में क्रूरता और बेरहमी साफ झलक रही थी। महेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ मत करना। उन शब्दों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बिना देर किए दोनों पति पत्नी को कुर्सियों पर बैठाकर रस्सियों से कसकर बांध दिया। दोनों पूरी तरह बेबस थे, आंखों में डर और दिल में मौत का साया। अगले कुछ घंटे उस हवेली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। सावित्री और महेश की आंखों के सामने पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। अलमारियां तोड़ी गईं, दराजें उखाड़ दी गईं। बरसों की मेहनत से जमा की गई नकदी, जेवरात और कीमती सामान, सब कुछ लुटेरे अपने साथ ले गए। जब उन्हें लगा कि अब कुछ बचा नहीं, तो वे अंधेरे में वैसे ही गायब हो गए जैसे कभी आए ही ना हों। पीछे रह गई टूटी दीवारें, बिखरा हुआ सामान और 2 ऐसे लोग जिनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उस रात का असर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा। सावित्री उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी। आंखों के सामने लहराते हथियार और कोख में पलती जिंदगी, इस डर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वह रात गुजर गई,
लेकिन उसका खौफ सावित्री के दिल में हमेशा के लिए बस गया। धीरे धीरे वह गहरे अवसाद में चली गईं। जिस घर को उन्होंने कभी सुकून की जगह समझा था, वही घर अब उन्हें हर पल डराने लगा था। और यहीं से इस कहानी का असली अंधेरा शुरू होता है। अब वही घर उन्हें काटने को दौड़ता हुआ महसूस होता था। हर छोटी सी आहट पर सावित्री बुरी तरह सिहर उठती थीं। कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी खिड़कियों से आती हवा की सीटी, और कभी सीढ़ियों पर पड़ती परछाइयों का भ्रम। सब कुछ उन्हें डराने लगा था। उनकी बिगड़ती मानसिक हालत देखकर महेश वर्मा का दिल अंदर से पसीज गया। एक रात महेश ने सावित्री के कांपते हुए हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। बहुत ही प्यार और धैर्य भरे स्वर में उन्होंने कहा, सावित्री, यह माहौल तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ समय अपने मायके चली जाओ। वहां अपनों के बीच रहोगी तो शायद तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए। यहां रहकर तुम बस और घुटती जा रही हो। पति की बातों में छुपी चिंता को सावित्री समझ गई। कुछ सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। अगले ही दिन सावित्री अपने मायके रायपुर के पास बसे एक शांत मोहल्ले में चली गईं। वहां माता पिता का स्नेह, बचपन की यादें और घर का अपनापन उनके जख्मों पर मरहम की तरह काम करने लगा। धीरे धीरे उनके दिल पर छाया डर का काला साया कुछ हल्का पड़ने लगा। कई हफ्तों बाद जब सावित्री को लगा कि उनका मन अब पहले से थोड़ा स्थिर है, तो वह वापस अमलेश्वर स्थित उस हवेली में लौट आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, पुराने डर फिर से जाग उठे। दीवारें वहीं थीं, कमरे वहीं थे, लेकिन सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। ड्राइंग रूम में बैठी सावित्री ने भारी आवाज में महेश से पूछा, महेश, सच सच बताइए, क्या पुलिस को उन लुटेरों के बारे में कोई सुराग मिला? क्या पता चला कि वो लोग कौन थे? महेश ने एक गहरी थकी हुई सांस छोड़ी, फिर मायूसी से सिर हिलाते हुए बोले, नहीं सावित्री, पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। यह सुनते ही सावित्री का चेहरा सख्त हो गया। मायके में बिताई गई उन खामोश रातों में उन्होंने उस पूरी घटना को बार बार दिमाग में दोहराया था, हर छोटी बात को जोड़कर देखा था। अब उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। सावित्री ने आंखें सिकोड़ते हुए गंभीर और रहस्यमयी लहजे में कहा, क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया महेश? वो लुटेरे ठीक उसी वक्त आए जब सारे नौकर घर छोड़कर जा चुके थे। ना 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट बाद। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें पूरी खबर थी कि घर कब खाली होता है। महेश कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वह भी इस बात को नकार नहीं पा रहे थे। सावित्री का शक अब उस गार्ड पर टिक गया था जो उस रात मुख्य गेट पर तैनात था। जिस आदमी के हाथ में घर की सुरक्षा थी, वह इतनी आसानी से कैसे हार मान गया? गुस्से और बेचैनी से भरी सावित्री ने तुरंत उस गार्ड को अंदर बुलवाया। जैसे ही गार्ड कमरे में दाखिल हुआ, पूरे माहौल में तनाव फैल गया। सावित्री की नजरें उस पर किसी चील की तरह जमी हुई थीं। सावित्री ने कड़े स्वर में उसकी आंखों में सीधे देखते हुए सवाल दागा, उस रात आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे पास बंदूक थी, फिर भी तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे लोग इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आए? गार्ड के माथे पर पसीना छलक आया। वह नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जमीन की ओर देखते हुए हकलाती आवाज में उसने कहा, मालकिन जी, वो लोग बहुत ज्यादा थे। उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। मैं अकेला पड़ गया था। डर के मारे मेरे हाथ पांव जवाब दे गए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसकी बातें सावित्री को खोखली लगी। ना आवाज में सच्चाई थी, ना चेहरे पर पश्चातावे का कोई निशान। सावित्री का दिल जोर जोर से कह रहा था कि यही आदमी घर का भेदी है। उन्होंने झटके से मुड़कर महेश की ओर देखा, फिर सख्त और अटल लहजे में बोली, महेश, इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यही आदमी उन लुटेरों से मिला हुआ था। मैं इस इंसान के भरोसे अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए। महेश जानते थे कि गार्ड के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इस समय पत्नी का मानसिक सुकून और आने वाले बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। उन्होंने गार्ड की तरफ हाथ के इशारे से कहा, अपना हिसाब ले लो और आज के बाद इस घर में नजर मत आना। गार्ड सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सावित्री ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन हवेली की सुरक्षा के लिए एक नया, ज्यादा भरोसेमंद आदमी रख लिया गया। कुछ दिनों तक हवेली में फिर से शांति लौटती हुई महसूस हुई। महेश और सावित्री को लगा कि घर पर छाया बदकिस्मती का साया अब हट चुका है, लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान थे
कि खतरा अभी टला नहीं था। वह बस अपना रूप बदलकर और भी खतरनाक बनकर उनकी दहलीज पर खड़ा था। वक्त बीतता गया। सावित्री की गर्भावस्था का छठा महीना चल रहा था। अब उनका शरीर भारी रहने लगा था। पैरों में सूजन, थोड़ी देर चलने पर सांस फूलना सब आम हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें साफ हिदायत दी थी कि वह पूरा बेड रेस्ट करे और किसी भी तरह का भारी काम न करे। ऐसे हालात में सावित्री को एक ऐसी भरोसेमंद मदद की जरूरत महसूस होने लगी जो हर वक्त घर में मौजूद रहे और उनकी देखभाल कर सके। एक सुबह उन्होंने इंटरकॉम से नए गार्ड को बुलवाया। सावित्री सोफे पर तकिए का सहारा लेकर बैठी थी। अपने सूजे हुए पैरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने थकी और विनती भरी आवाज में कहा, भैया, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं। अब मुझसे घर संभालना संभव नहीं है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो 24 घंटे यहीं रहे, घर का काम भी करे और मेरी देखभाल भी। क्या आपकी जान पहचान में कोई भरोसेमंद लड़की है? गार्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया और भरोसा दिलाया कि वह जल्द इंतजाम कर देगा। 2 दिन बीत गए। दोपहर का वक्त था। तेज धूप हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। गार्ड ने बताया कि काम के सिलसिले में एक लड़की आई है और गेट पर खड़ी है। यह सुनते ही सावित्री के चेहरे पर राहत की झलक आई। उन्होंने तुरंत उसे अंदर भेजने को कहा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर हल्की आहट हुई। सावित्री ने नजरें उठाईं, लेकिन जैसे ही वह लड़की कमरे की चौखट के अंदर दाखिल हुई, सावित्री के मुंह से शब्द ही गायब हो गए। सामने खड़ी लड़की किसी आम काम वाली जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका रंग साफ, चेहरा बेहद शांत और नैन नक्श ऐसे जैसे किसी कलाकार ने तराशे हों। उसके कपड़े सलीके से पहने हुए थे और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। सावित्री के मन में सवाल उठा, क्या यह सच में कोई नौकरानी है? यह तो किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मासूम सा चेहरा उनकी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है। सच कहूं तो मुझे खुद गंदगी फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए मैं सफाई पूरे मन से करती हूं। आप जो भी हुक्म देंगी मेरी जुबान पर कभी न नहीं आएगा। उस लड़की की बातों में इतनी सादगी, इतनी मासूमियत और इतनी ईमानदारी थी कि सावित्री वर्मा का दिल पिघल गया। उन्हें लगा जैसे वह ठीक उसी तरह की लड़की है जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिना ज्यादा सोच विचार किए सावित्री ने उसे उसी दिन काम पर रख लिया। उस वक्त उस लड़की की उम्र मुश्किल से 17 साल रही होगी। यह 90 का दशक था। वह दौर आज जैसा नहीं था जब हर अजनबी को शक की निगाह से देखा जाता है। ना आधार कार्ड की जांच होती थी, ना पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट। तब रिश्ते और नौकरियां सिर्फ भरोसे की बुनियाद पर टिकी होती थीं। उस लड़की के हवेली में कदम रखते ही मानो पूरे घर का नक्शा ही बदल गया। सावित्री को ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद उस हवेली की दीवारों ने राहत की सांस ली हो। उस लड़की ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। वह सावित्री का ख्याल किसी सगी बहन या बेटी की तरह रखने लगी। सुबह की गर्म चाय से लेकर रात के खाने तक, घर के फर्श को आईने की तरह चमकाने से लेकर कपड़ों की सिलवटें ठीक करने तक, हर काम वह इतनी फुर्ती और खामोशी से करती कि किसी को एहसास तक नहीं होता। अब सावित्री को बिस्तर से नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हालचाल पूछने आता तो सावित्री का चेहरा खिल उठता। वह गर्व से कहती, यह लड़की मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी तकलीफ देख ली और इसे मेरी मदद के लिए भेज दिया। इस नए सुकून में सावित्री पूरी तरह डूब चुकी थी। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत समझ रही हैं, असल में वही उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक मुसीबत बनने वाली है। एक ऐसी मुसीबत जो चुपचाप बहुत चालाकी से अपना जाल बुन रही थी। लड़की के आने से घर का इंतजाम तो सुधर गया था, लेकिन सावित्री के नसीब में चैन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। दिन भर सब कुछ सामान्य रहता, मगर जैसे ही सूरज ढलता और रात गहराने लगती, सावित्री के दिल पर एक अनजाना बोझ आ बैठता। गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था। शरीर भारी हो चला था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा भारी उनका मन हो चुका था। धीरे धीरे उनकी रातों पर खौफ ने कब्जा कर लिया। नींद जो कभी राहत देती थी, अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। जैसे ही उनकी आंख लगती, एक ही डरावना मंजर बार बार सामने आ खड़ा होता। उन्हें सपने में एक वीरान भूतहा कब्रिस्तान दिखाई देता। सपने इतने असली लगते कि उनकी रूह कांप उठती। वह देखती
कि उनके ही बेडरूम की दीवारें बीच से दरक रही हैं। उन दरारों के पीछे से सड़ी गली भयानक लाशें रेंगती हुई बाहर आ रही हैं। वे अपने नुकीले और खूंखार पंजों से सावित्री को जकड़ने के लिए लपक रही हैं। सावित्री पसीने से तरबतर होकर चीखते हुए उठ बैठती। नहीं, नहीं, दूर रहो मुझसे, मुझे छोड़ दो। उनकी सांसें उखड़ जाती, दिल इतनी तेजी से धड़कता कि उन्हें लगता अभी सीना फट जाएगा। महेश वर्मा घबरा कर उठते, उन्हें पानी पिलाते, समझाते, दिलासा देते, लेकिन सावित्री का डर किसी कीमत पर कम नहीं होता। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। हर रात यही डर, यही मंजर, यही चीखें। हालात ऐसे हो गए कि सावित्री को अब आंखें बंद करने से भी डर लगने लगा। उन्हें लगता पलक झपकते ही वही मुर्दा चेहरे फिर से उन्हें नोचने आ जाएंगे। जागने के बाद भी घंटों तक उन्हें यही भ्रम रहता कि कमरे के किसी अंधेरे कोने में कोई खड़ा उन्हें घूर रहा है। इसी डर और वहम के साए में दिन बीतते गए और डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया। घबराहट के मारे सावित्री और महेश रूटीन चेकअप के लिए रायपुर के एक बड़े अस्पताल पहुंचे। सावित्री को अंदर से लग रहा था कि बच्चे को कुछ ठीक नहीं है। अस्पताल के ठंडे कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर डालते हुए बहुत इत्मीनान और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिसेस वर्मा, आप बेवजह खुद को परेशान कर रही हैं। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, कोई भी जटिलता नहीं है। डॉक्टर की बातों से महेश के चेहरे की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन सावित्री के दिल का डर खत्म नहीं हुआ। मशीनें, रिपोर्ट्स और मेडिकल साइंस सब कुछ सामान्य बता रहे थे, मगर एक मां का दिल लगातार चेतावनी दे रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह शांति नकली है। आने वाला वक्त सामान्य नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान का संकेत है। और फिर वह घड़ी आ ही गई जिसका सबको महीनों से इंतजार था। सावित्री को लेबर रूम में ले जाया गया। बाहर कॉरिडोर में महेश और परिवार के बाकी लोग टहलते हुए दुआ कर रहे थे। सब नई जिंदगी के स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तकदीर ने उनकी खुशियों की किताब में सिर्फ मातम लिखा है। बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन उसकी पहली किलकारी कभी गूंजी ही नहीं। लेबर रूम का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर बधाई नहीं बल्कि खौफ और हैरानी थी। वह बच्चा मरा हुआ था और उसकी हालत ऐसी थी कि पत्थर दिल इंसान भी कांप उठे। उसकी पसलियां और हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर थीं। सीना और दिल इस तरह कुचले हुए थे मानो किसी भारी पत्थर से उसे बेरहमी से दबाया गया हो। यह वही बच्चा था जिसे महज 24 घंटे पहले डॉक्टर पूरी तरह स्वस्थ बता रहे थे। लेबर रूम में सन्नाटा छा गया। अनुभवी डॉक्टरों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। एक सीनियर डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? मां का गर्भ तो सबसे सुरक्षित जगह होती है, फिर इस बच्चे को इतनी भयानक चोट कैसे लगी? सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे के शरीर पर किसी भी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह तबाह हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य, क्रूर और शैतानी ताकत ने मां के पेट के अंदर ही उस मासूम जान को मुट्ठी में भरकर मसल दिया हो। डॉक्टरों ने तुरंत मेडिकल बोर्ड बैठाया। घंटों तक बहस और जांच चलती रही और यहीं से इस कहानी का असली अंधेरा और भी गहराने वाला था। लेकिन इस खौफनाक पहेली का विज्ञान के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। हवेली के बाहर खड़े महेश वर्मा और उनकी साली को जब यह मनहूस खबर मिली तो दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कल तक जिन खुशियों की आहट उनके आंगन में सुनाई दे रही थी, वही खुशियां अचानक एक भारी पहाड़ बनकर उन पर टूट पड़ी थीं। सावित्री वर्मा के लिए यह समय किसी जीते जागते नरक से कम नहीं था। सदमे ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि वह कई दिनों तक बेहोशी और अंधेरे के बीच झूलती रहीं। जब उन्हें होश आया तब तक उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। सावित्री गहरे अवसाद में चली गई थी। उनकी सूनी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल तैरता रहता था। लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उसे एक बार देखना है, बस एक बार अपनी गोद में लेना है। घर वालों ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया कि सावित्री को बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। उस मासूम की हालत इतनी भयावह थी कि कोई भी मां उसे देखकर संभल नहीं पाती। सावित्री की मां ने बेटी का सिर अपनी गोद में रख लिया और कांपती आवाज में समझाने लगी, मेरी बच्ची, जिद मत कर। अगर तूने उसे उस हालत में देख लिया तो तेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उसे वैसे याद रख जैसा वह था।
एक मीठे सपने की तरह उसे विदा कर दे। उस नन्ही जान को जल्दबाजी में दफना दिया गया। परिवार को लगा कि शायद मिट्टी डाल देने से यह बुरा सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे, बहुत गलत। यह खौफनाक किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ था। उस मरे हुए बच्चे की अधूरी किलकारी और उसकी परछाई अब एक नई और डरावनी शक्ल लेकर सावित्री की जिंदगी में लौटने वाली थी। बच्चे के जाने के बाद सावित्री सिर्फ सांस ले रही थी, जी नहीं रही थी। दिन का उजाला किसी तरह रोने और सिसकियों में कट जाता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और हवेली की खिड़कियों पर अंधेरा उतरता, सावित्री की रूह कांपने लगती। रात अब आराम नहीं, बल्कि डर का एक नया अध्याय बन चुकी थी। हर रात उन्हें एक ही सपना आता। सपना नहीं, बल्कि जैसे कोई बीती हुई घटना बार बार उनकी आंखों के सामने चल रही हो। चारों ओर घनी और मटमैली धुंध फैली होती। उसी धुंध के बीच एक नन्हा बच्चा अकेला भटकता दिखाई देता। जैसे ही सावित्री उसे ध्यान से देखती, उनका खून जम जाता। उस बच्चे का शरीर वैसा ही कुचला हुआ होता जैसा उनकी मां ने इशारों में बताया था। शुरुआत में सावित्री खुद को समझाती रही। वह बुदबुदाकर कहती, यह मेरा वहम है, सदमे की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब यह मंजर हर रात दोहराने लगा तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। सपने में वह बच्चा धीरे धीरे घिसटता हुआ सावित्री के करीब आता। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि एक ऐसा सवाल होता जो सीधे दिल को चीर देता। फिर उस सपने में एक नन्ही आवाज गूंजती, अम्मा, तुमने मुझे क्यों मरने दिया? तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उस आवाज में इतना दर्द और इतनी शिकायत होती कि सावित्री पसीने से भीगती हुई चीखकर नींद से जाग जाती। जागने के बाद भी वह आवाज उनके कानों में देर तक गूंजती रहती, जैसे बच्चा सच में उसी कमरे में कहीं मौजूद हो। पुराने लोग कहते हैं कि बुरा सपना किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना वह सच हो जाता है। इसी अंधविश्वास के चलते सावित्री ने कई दिनों तक यह डर अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक रात उन्होंने रोते हुए महेश वर्मा को सब कुछ बता दिया। महेश ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने बहुत नरमी से समझाया, सावित्री, ये तुम्हारे गहरे सदमे का असर है। मुझे तो यहां कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। तुम बहुत टूट चुकी हो, इसलिए दिमाग तुम्हें यह सब दिखा रहा है। हालात धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगे। सावित्री के लिए चैन का एक पल निकाल पाना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार डॉक्टर ने उन्हें तेज असर वाली नींद की गोलियां लिख दी, ताकि उनका दिमाग कुछ घंटों के लिए सुन्न हो सके। डर, दवाइयों और टूटी हुई नींद के इस भंवर में अगर कोई सावित्री के लिए सहारा बना तो वह थी शिवली। शिवली ने उनकी सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। वह रात रात भर जागकर सावित्री के सिरहाने बैठी रहती, कभी पैर दबाती, कभी सिर की मालिश करती और घबराहट होने पर तुरंत पानी ले आती। जब भी सावित्री डरकर आंखें खोलती, उन्हें सबसे पहले शिवली का ही चेहरा दिखाई देता। शिवली बड़े अपनत्व से उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए कहती, मेम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं हूं, आप बस आराम कीजिए। शिवली की इस लगातार सेवा और समर्पण ने सावित्री को पूरी तरह उस पर निर्भर कर दिया था। अब उन्हें लगने लगा था कि अगर शिवली एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो गई तो वह संभल नहीं पाएंगी। कृतज्ञता और डर के मिले जुले भाव में सावित्री ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शिवली को अपने पास बुलाया और उसका हाथ थामकर भावुक स्वर में कहा, शिवली, जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो उतना शायद मेरी सगी बहन भी नहीं रख पाती। आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगुनी। सावित्री को लगा कि वह शिवली का एहसान चुका रही है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी को किस अंधे मोड़ पर ले जाने वाला है। लेकिन बेचारी सावित्री वर्मा यह नहीं समझ पा रही थी कि जिस इंसान को वह अपने स्नेह और भरोसे से पाल रही है, वही धीरे धीरे उनकी गर्दन तक पहुंचने वाला जहरीला सांप है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में फैला यह अंधेरा उसी रोशनी की देन है जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ बैठी थी। वक्त अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन सावित्री की जिंदगी जैसे किसी अजीब से ठहराव में फंस गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर हालात जस के तस बने हुए थे। एक सुबह अमलेश्वर की उस पुरानी रिहायशी बस्ती में स्थित हवेली के कमरे में सावित्री आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उन्होंने जब अपना रेशमी कुर्ता पहनना शुरू किया तो कमर के पास उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कपड़े के भीतर कोई सख्त
और नुकीली चीज उनकी त्वचा को चुभ रही हो। पहले उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब चुभन बढ़ती चली गई तो उन्होंने हैरानी से उस जगह को टटोला। कुर्ते के अस्त्र को थोड़ा खींचकर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। कपड़े के अंदर बड़ी सफाई से सिलाई करके एक काले धागे में लिपटा हुआ ताबीज छिपाया गया था। सावित्री के माथे पर डर का ठंडा पसीना छलक आया। यह हवेली कोई मामूली घर नहीं थी। यहां हर काम सख्त नियमों के तहत होता था। कपड़े धोने वाला अलग था, प्रेस करने वाला अलग, और अगर जरा सी भी सिलाई उधड़ जाए तो रफू करने के लिए अलग आदमी बुलाया जाता था। इतने कड़े इंतजामों के बावजूद यह खौफनाक चीज उनके कपड़ों के भीतर कैसे पहुंच गई, यह सोचकर ही उनकी सांसें तेज हो गईं। घबराहट और गुस्से में उन्होंने तुरंत कपड़े धोने वाली उस बुजुर्ग महिला को अपने कमरे में बुलवाया। सावित्री ने कांपते हाथों से ताबीज उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सख्त आवाज में पूछा, यह क्या है? मेरे कपड़ों के अंदर यह कैसे आया? सच सच बताओ। ताबीज देखते ही उस महिला का रंग उड़ गया। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई, जैसे उसने कोई जहरीला जीव देख लिया हो। कांपती आवाज में उसने कहा, हे भगवान बेगम साहिबा, यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह काला जादू है। किसी ने आप पर बहुत खतरनाक टोना टोटका करवाया है। काला जादू का नाम सुनते ही सावित्री सुन्न रह गईं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, काला जादू? लेकिन मुझ पर कौन ऐसा करेगा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह महिला थोड़ा पास आई और बड़े अपनत्व से समझाने लगी, मेम साहब, आप बहुत भोली हैं। यह दुनिया दिखने में जैसी है वैसी है नहीं। लोगों के दिलों में जलन भरी होती है। आपकी यह बड़ी हवेली, महेश साहब की दौलत और आपका खुशहाल परिवार किसी की आंखों में चुभ गया होगा। यह उसी जलन का नतीजा है। इन बातों ने सावित्री के मन में पहले से मौजूद डर को और गहरा कर दिया। अब वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। शक का बीज उनके दिमाग में पूरी तरह जम चुका था और उनकी नजरें हवेली के उन कर्मचारियों पर टिक गईं जो कपड़ों का काम संभालते थे। बिना एक पल सोचे उन्होंने कपड़े धोने वाले और प्रेस करने वाले दोनों कर्मचारियों को बुलवा लिया। दोनों रो रो कर अपनी सफाई देते रहे, अपने बच्चों की कस्में खाते रहे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सावित्री उस वक्त डर के ऐसे साए में थी कि उन्हें किसी की बात पर भरोसा नहीं रहा। कांपते हुए मगर बेहद कठोर आवाज में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम दोनों अभी के अभी अपना हिसाब लो और यहां से चले जाओ। जिन लोगों पर मुझे जरा सा भी शक हो उन्हें मैं अपने घर में नहीं रख सकती। हवेली के 2 पुराने और वफादार कर्मचारियों को उसी वक्त निकाल दिया गया। जब वे दोनों घर से बाहर चले गए तो सावित्री ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने घर से बदकिस्मती को बाहर निकाल फेंका है और अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। जिन लोगों को उन्होंने शक के आधार पर निकाला था वे पूरी तरह बेगुनाह थे। असली खतरा तो वही आस्तीन का सांप था जो अब भी उसी हवेली के भीतर सावित्री के बेहद करीब मौजूद था और चुपचाप अपनी जीत का जश्न मना रहा था। पुराने कर्मचारियों के जाने के बाद सावित्री को लगा कि अब हवेली की फिजा बदल गई है। लेकिन मुसीबत घर से गई नहीं थी, उसने बस अपना शिकार बदल लिया था। अब उस काली परछाई की नजर महेश वर्मा पर टिक गई थी। महेश वर्मा, जो कल तक मजबूत कद काठी वाले, रौबदार और अनुशासित इंसान थे, अचानक मुरझाने लगे। रायपुर की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के बावजूद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। सुबह 6 बजे उठना और जिम जाना उनकी आदत थी, लेकिन अब हालात ये थे कि वह दोपहर तक बिस्तर से नहीं उठते। ऑफिस से लगातार छुट्टियां होने लगीं। उनकी आंखें ढंसने लगी थीं और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। सावित्री उन्हें घंटों सोते हुए देखती रहती और मन ही मन डरती रहती कि यह वह इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। इसी जानलेवा तनाव के बीच एक रात सावित्री को नींद आई और वह सपनों की एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जहां सिर्फ खौफ का राज था। सपना इतना भयावह था कि रूह तक कांप जाए। घुप अंधेरे के बीच एक औरत खड़ी थी, या शायद वह औरत नहीं बल्कि कोई शैतानी साया था। उसका शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ था। काली पड़ी खाल जगह जगह से लटक रही थी और उसका मुंह किसी गहरी अंधेरी गुफा की तरह खुला हुआ था। वह डरावनी आकृति एक अजीब और मनहूस धुन गुनगुनाती हुई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और यहीं से सावित्री की जिंदगी का असली खौफनाक अध्याय शुरू होने वाला था। उस आवाज में ऐसा अजीब असर था कि उसे सुनते ही सावित्री
वर्मा को अपनी त्वचा पर तेज जलन महसूस होने लगी। उन्हें लगा जैसे वह किसी अदृश्य आग में घिर गई हों और उनका पूरा शरीर अंदर ही अंदर जल रहा हो। उसी पल सपने का दृश्य बदल गया और सावित्री की चीख उनके गले में ही अटक गई। उन्होंने देखा कि वही जली हुई डरावनी औरत अब धीरे धीरे उनके पति महेश वर्मा की तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें अंगारों की तरह खाली और लाल थीं, जो सीधी महेश पर टिकी हुई थीं। पल भर में उसने अपनी झुलसी हुई बाहों से महेश को कसकर जकड़ लिया। सपने में महेश पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। वह उस साए की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहे थे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जैसे किसी ने उन्हें जकड़कर बांध दिया हो, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि बेहोशी और जकड़न की हालत में भी महेश के हाथ अजीब हरकतें कर रहे थे। उनकी उंगलियां हवा में कांपते हुए ऐसे घूम रही थीं जैसे वह किसी अदृश्य डोर से बंधी कठपुतली हों। वह हवा में कुछ ऐसे निशान और आकृतियां बना रहे थे जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वे संकेत किसी शैतानी साधना या गुप्त काली पूजा के चिन्हों जैसे लग रहे थे, मानो वह अनजाने में ही किसी भयावह शक्ति को न्योता दे रहे हों। यह दृश्य सहन शक्ति की सारी हदें पार कर चुका था। सावित्री के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह झटके से नींद से जाग गईं। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था और सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे वह बहुत तेज दौड़कर आई हों। उनकी चीख से कमरे की खामोशी चकनाचूर हो गई। बगल में सो रहे महेश भी घबराकर उठ बैठे। सावित्री की हालत देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत उनके कांपते कंधों को थामते हुए पूछा, सावित्री, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कोई डरावना सपना देखा क्या? सावित्री का गला सूख चुका था। कांपते होंठों और टूटी हुई आवाज में उन्होंने अपने उस भयानक सपने का एक एक पल बयान कर दिया। जली हुई औरत, शैतानी हरकतें और महेश की बेबसी। जैसे जैसे वह बोलती गईं, महेश के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उनकी बात खत्म होने के बाद भी महेश कुछ देर तक पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। कमरे में भारी सन्नाटा पसर गया। अचानक महेश का सब्र टूट गया। उन्होंने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। सावित्री ने खुद को संभालते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन महेश ने जो कहा उसने सावित्री के पैरों तले बची खुची जमीन भी खींच ली। सिसकते हुए उन्होंने कहा, सावित्री, सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं अंदर से मर चुका हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर में है ही नहीं। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूं। सावित्री सन्न रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, महेश ने एक और खौफनाक सच खोल दिया। लाल और सूजी हुई आंखों से उन्हें देखते हुए उन्होंने कहा, जो सपना आज तुमने देखा, वही सपना मैं पिछले 3 महीनों से हर रात देख रहा हूं। वही जली हुई औरत रोज मेरे पास आती है, मेरी छाती पर बैठ जाती है और मेरा गला दबाती है। मैं चीखना चाहता हूं, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकलती। सावित्री की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पति इतने दिनों से अकेले इतना भयानक दर्द झेल रहा था। उन्होंने उनके हाथ को जोर से पकड़ते हुए लगभग चीखते हुए कहा, महेश, तुमने यह बात मुझसे अब तक छिपाई क्यों? तुम रोज इतना खौफ झेलते रहे और चुप रहे, मुझे बताया क्यों नहीं? महेश ने सिर झुका लिया और डर से भरी धीमी आवाज में बोले, तुम्हें याद है, एक बार किसी ने कहा था कि अगर बुरा सपना किसी को बता दिया जाए तो वह सच हो जाता है। बस उसी डर से मैंने अपने होंठ सिल लिए थे। मुझे लगा अगर मैंने जुबान खोली तो वह औरत हकीकत में मेरी जान ले लेगी। बातों बातों में रात का अंधेरा हल्का होने लगा। बाहर से सुबह की ठंडी हवा कमरे में दाखिल होने लगी। महेश ने माथे से पसीना पोंछा और धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए बोले, मैं जरा किचन से पानी पी लूं और हाथ मुंह धो लूं, शायद इससे मन को थोड़ा सुकून मिले। सावित्री अभी भी बिस्तर पर जड़ बनी बैठी थी। महेश के उठने के मुश्किल से कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी छत ही नीचे आ गिरी हो। छत पर लगा भारी लोहे का सीलिंग फैन पूरी रफ्तार से घूमता हुआ अपनी जगह से उखड़ा और सीधे बिस्तर पर आ गिरा। वह ठीक उसी जगह गिरा जहां कुछ पल पहले तक महेश लेटे हुए थे। धूल और मलबे के बीच उस टूटे हुए पंखे को देखकर सावित्री की सांसें अटक गईं। अगर वह पल भर पहले भी अपनी जगह से न हटी होती तो घूमते हुए तेज धार वाले ब्लेड उनके शरीर के चिथड़े उड़ा देते।
उस दिन उन दोनों का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मौत उनके बिस्तर तक आकर लौट गई थी। इस घटना ने सावित्री के भीतर जमी सारी हिम्मत तोड़ दी। अब डर के मारे चुप रहना उन्हें अपनी मौत को बुलावा देने जैसा लगने लगा था। उन्होंने कांपते हाथों से महेश की बांह पकड़ ली और फूट फूट कर रो पड़ी। आंसुओं के सैलाब के साथ उन्होंने अपने दिल में दबा सारा डर बाहर उगल दिया। और यहीं से इस कहानी ने एक और खौफनाक मोड़ ले लिया। कपड़ों की तह में छिपे उस रहस्यमयी काले ताबीज से लेकर हवेली के भीतर घट रही हर छोटी बड़ी अजीब घटना तक सावित्री वर्मा ने एक एक बात अपने पति महेश वर्मा को विस्तार से बता दी। वह बोलती जा रही थी और उसके शब्दों के साथ डर भी कमरे में फैलता जा रहा था। महेश ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। चेहरे का रंग उतर चुका था, लेकिन इस वक्त सावित्री बुरी तरह घबराई हुई थी। इसलिए महेश ने खुद को संभाले रखा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा, सावित्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। घबराने से कोई हल नहीं निकलेगा। जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है। जब तक उसकी मर्जी नहीं होती, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम खुद को संभालो और बेवजह डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। महेश की बातें तसल्ली देने वाली थीं, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। अब वह भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि अमलेश्वर की उस पुरानी रिहायशी बस्ती में स्थित हवेली पर किसी अनदेखे खतरे की परछाई मंडरा रही थी। ये अब सिर्फ वहम नहीं था, बल्कि सिर पर लटकती नंगी तलवार बन चुका था। सीलिंग फैन के गिरने की घटना ने सावित्री की छोटी बहन को भी अंदर तक हिला दिया था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह सब महज इत्तेफाक है। उसे यकीन हो चला था कि सावित्री का परिवार किसी प्राकृतिक हादसे का नहीं, बल्कि किसी गहरी और सोची समझी साजिश का शिकार बन रहा है। वह पहले भी कई बार दबे शब्दों में सावित्री से कह चुकी थी कि किसी रूहानी जानकार से मिल लेना चाहिए, लेकिन सावित्री पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच रखने वाली महिला थी। ताबीज, झाड़ फूंक और टोने टोटके उसे हमेशा दकियानूसी बातें लगती थीं। वह हर बार हंसकर कह देती, यह सब वहम है, हम इस दौर में जी रहे हैं, इन बातों पर यकीन करना बेकार है। लेकिन उस दिन उसकी बहन ने इंतजार नहीं किया। दोपहर की तेज धूप में वह बिना बताए एक बुजुर्ग पीरानी को साथ लेकर सीधे हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही वह महिला लोहे के मुख्य गेट के पास आई, उसके कदम अचानक रुक गए। उसने अपनी गहरी पैनी आंखें उठाईं और सीधे सावित्री की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी तीखी थी मानो वह सावित्री के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। उस निगाह में ऐसी सख्ती और गहराई थी कि सावित्री का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। फिर भी उसने खुद को संभाला और शिष्टाचार निभाते हुए दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई। एसी की ठंडी हवा के बावजूद कमरे का माहौल भारी और बोझिल था। सोफे पर बैठते ही बहन ने सावित्री का हाथ पकड़ लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, सावित्री, मेरी बात का बुरा मत मानना। ये अम्मा रूहानी मामलों की बहुत बड़ी जानकार हैं। तुम्हारी और जीजाजी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए इन्हें यहां ले आई हूं। बुजुर्ग महिला ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया और अपनी नजरें सावित्री पर टिकाए रखी। फिर बेहद गंभीर और भारी आवाज में बोली, बेटी, अपनी बहन पर नाराज मत हो। ये जो कुछ कर रही है तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रही है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुन लो, तुम्हारे ऊपर और इस घर पर किसी ने बहुत खतरनाक काला इल्म करवाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल रुककर महिला ने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा, अगर वक्त रहते इसका तोड़ नहीं किया गया तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाएंगे। अंजाम बहुत भयानक होगा। सावित्री पहले ही बच्चे को खोने के सदमे, गहरे डिप्रेशन और दवाइयों के असर से जूझ रही थी। उस पर इस अनजान महिला की बातें उसके सब्र की आखिरी दीवार भी गिराने लगी। उसे लगा जैसे लोग उसके दर्द को तमाशा बना रहे हों। उसके भीतर का तार्किक और आधुनिक सोच रखने वाला इंसान जाग उठा। उसने झुंझलाते हुए तीखे स्वर में कहा, देखिए, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन बस बहुत हो गया। हमारे साथ एक हादसा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे भूत प्रेत से जोड़ दें। हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और इसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। सावित्री गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहा, हमें ऐसे अंधविश्वास की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके अब आप यहां से चली जाइए।
लेकिन उस बुजुर्ग महिला पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वह चट्टान की तरह शांत बैठी रही। फिर बहुत ही ठहरे हुए लेकिन गहरे लहजे में बोली, बेटी, जिसे तुम सिर्फ डिप्रेशन और वहम समझ रही हो, वह आंखों का धोखा है। जो खौफनाक सपने तुम्हें हर रात जगाते हैं, जो बेचैनी तुम्हें चैन नहीं लेने देती, यह किसी बीमारी का असर नहीं है। यह उस काले इल्म का नतीजा है जो तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करने के लिए किया गया है। यह सुनते ही सावित्री का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाती आवाज में कहा, बस कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं। खुदा के लिए अब चुप हो जाइए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और हवेली की दीवारें जैसे आने वाले तूफान की आहट सुन चुकी थीं। उसकी सिसकियों से भरा वह आखिरी वाक्य कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजता रहा और फिर हवेली में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली ने एक साथ सांस रोक ली हो। बुजुर्ग महिला बिना कुछ कहे उठी और जाते जाते सावित्री पर एक ऐसी नजर डाल गई जिसमें डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसने बस इतना कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे आंखें बंद कर लेने से वे खत्म नहीं होते, बल्कि और ज्यादा गहरे जड़ जमा लेते हैं। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उसके शब्द हवेली की दीवारों में कहीं अटक गए। सावित्री वहीं बैठी कांपती रही। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ वहम या थकान नहीं थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उस घर में प्रवेश कर लिया हो। दीवारों की दरारें, छत की खामोशी और कोनों में जमी परछाइयां अब उसे घूरती हुई लग रही थीं। उस रात के बाद सावित्री और महेश की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। जो आने वाला था वह न तो सपनों तक सीमित था और न ही दवाइयों के बस में। सवाल बस इतना था कि क्या यह सब सच में एक मानसिक भ्रम था, या अमलेश्वर की उस पुरानी हवेली में किसी ने बहुत पहले ही मौत का रास्ता खोल दिया था। और अगर यह काला इल्म था तो इसे करवाने वाला कौन था और क्यों? अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सिहरन भरा सच लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात की खामोशी में ऐसी कहानियां महसूस करना पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता